हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जीन जैक्स रूसो के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने रूसो के जीवन परिचय के बारे में जाना, उनके द्वारा वर्णित विभिन्न रचनाओं के बारे में हमने जाना। इसके साथ साथ सामाजिक समझौता संबंधी विचारधारा में उनके द्वारा वर्णित मानव स्वभाव के बारे में हमने बात करी और प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में भी हमने बात करी। आज हम बात करेंगे रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत और उसकी विशेषताओं के बारे में। रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत समझने से पूर्व हम उनके द्वारा वर्णित मानव स्वभाव के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं संक्षेप में। उन्होंने हॉब्स की तरह ये बिल्कुल नहीं माना था कि मनुष्य जो है स्वभाव से ईर्ष्यालु होता है, झगड़ालू प्राणी होता है या अनैतिक प्राणी होता है, बल्कि उन्होंने जो है ये माना था कि मनुष्य जो है बहुत ही साधारण प्राणी होता है, बहुत ही सरल प्राणी होता है और वो जो है उसकी वो प्राकृतिक अवस्था में विवेक के अनुसार नहीं बल्कि भावनाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। और उसकी जो है जहन में दो ही भावनाएं हुआ करती थी, एक तो आत्मरक्षा, सुख की प्राप्ति, और दूसरा होता था दया। अर्थात वो प्राकृतिक अवस्था में सिर्फ आत्मरक्षा के लिए अपना जीवन व्यतीत करता था या जीवन व्यतीत करते हुए स्वयं की आत्मरक्षा करना चाहता था, स्वयं के जीवन की सुरक्षा करना चाहता था और सुख की प्राप्ति करना चाहता था। और इसके साथ साथ उसके मन में जो है वो दया भाव भी व्याप्त था। तो इस प्रकार रूसो ने जो है ये माना कि मनुष्य जो है वो स्वभाव से दयालु प्राणी होता है और वो जो है बहुत ही सरल प्राणी होता है, निष्पाप प्राणी होता है। इसी प्रकार प्राकृतिक अवस्था के बारे में जो है हॉब्स की विचारधारा थी कि मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था में एक दूसरे से लड़ता रहता था या प्रत्येक का प्रत्येक से युद्ध हुआ करता था। रूसो ने ऐसा बिल्कुल नहीं माना। रूसो का ये मानना था कि यदि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति ऐसा होता कि वो प्रत्येक का प्रत्येक से झगड़ा होता रहता तो वर्तमान में जो मनुष्य संतति है वो समाप्त हो गई होती और व्यक्ति जो है अपने परिवारजन के निधन पे शोक व्यक्त नहीं करता बल्कि वो हर्ष व्यक्त करता। तो इस प्रकार से रूसो ने माना कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो बहुत ही स्वतंत्र अवस्था थी, समानता की अवस्था थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है पशु तुल्य अपना जीवन व्यतीत करता था और पशु तुल्य जीवन व्यतीत करते हुए वो पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, पूर्ण समानता के साथ जो है जीवन व्यतीत करता था और जो है वो बहुत ही सरलता के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था। परंतु प्राकृतिक अवस्था में जब असमानता की स्थिति उत्पन्न होने लग गई, अर्थात जलवायु के आधार पर व्यक्ति जो है अलग अलग स्थानों पर रहते हुए अपने जीवन स्तर को जो है उठाने लगा, तो इस तरह से जीवन स्तर में ऊंच नीच आना या जीवन स्तर में विभिन्नता आना ही जो है प्राकृतिक समानता को असमानता में बदलने का कार्य करता है। क्योंकि जलवायु के हिसाब से व्यक्ति के उत्पादन क्षमता में फर्क पड़ा, उत्पादन क्षमता के साथ साथ उसके जीवन स्तर में फर्क पड़ा। तो इस प्रकार जीवन स्तर में विभिन्नता आने के साथ साथ व्यक्ति में असमानता उत्पन्न हो गई। फिर धीरे धीरे जो असमानता उत्पन्न हुई उसके पश्चात जो है व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा आई और व्यक्तिगत संपत्ति में व्यक्ति ये सोचने लगा कि मैं अधिक से अधिक संपत्ति का अर्जन कर लूँ ताकि मेरे जो संतति है या मेरे जो संतान है उसको जो है किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, उसको नए सिरे से जो है संपत्ति अर्जन करने की आवश्यकता न पड़े। तो इस प्रकार से प्राकृतिक समानता का असमानता में परिवर्तित होना और व्यक्तिगत संपत्ति की बात आना जो है वो समाज में असमानता उत्पन्न देती है, वो समाज में शोषण को जन्म देता है, वो समाज में संघर्ष को जन्म देता है, षड्यंत्रों को जन्म देता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में जब इस प्रकार से असमानता उत्पन्न हो गई, शोषण उत्पन्न हो गया, व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर जो है षड्यंत्र उत्पन्न होने लगा, अर्थात जो निर्धन व्यक्ति थे वो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, क्योंकि पूंजीपति वर्ग जो है वो या जो अधिक संपत्तिशाली वर्ग था वो अधिक संपत्ति होने के कारण वो निर्धन व्यक्तियों का शोषण करते थे और उनका व्यवहार अपने अनुसार परिवर्तित करना चाहते थे। तो इस प्रकार शोषण के परिणाम स्वरूप षड्यंत्र की स्थितियाँ उत्पन्न होने लग गई। तो इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था जो है वो पूर्ण तरह से तहस नहस हो गई और प्राकृतिक अवस्था में जो सुख शांति व्याप्त थी वो पूर्ण तरह से समाप्त हो गई और उसके स्थान पर जो है द्वेष उत्पन्न हो गया, शोषण उत्पन्न हो गई, हिंसा उत्पन्न हो गई, अनैतिकता उत्पन्न हो गई। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों ने जो है अनुबंध या समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया या समाज का निर्माण किया। तो रूसो का ये मानना है कि अनुबंध में जो है प्रत्येक व्यक्ति ने जो है, उनके शब्दों में ही देख लेते हैं यहाँ पर कि रूसो ने कहा कि
समझौते के अंतर्गत प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपने पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अनुबंध में यह हुआ कि रूसो ने माना कि अनुबंध के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए जो है समर्पित कर देता है और सामान्य प्रयोग के समर्पित करने देने के पश्चात सामान्य इच्छा का जन्म होता है। समझौते के माध्यम से सामान्य इच्छा ऐसी होती है जिसके निर्देशन में जो है सभी व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो है कार्य करते हैं और उस सामान्य इच्छा की पूर्ति के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। और व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व को जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं करता, बल्कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास या अपने व्यक्तित्व की प्राप्ति जो है एक अविभाज्य समूह के रूप में प्राप्त करता है और उसी समूह में जो है उसका व्यक्तित्व पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से रूसो ने कहने का प्रयास किया कि प्राकृतिक अवस्था में जो असमानता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, प्राकृतिक अवस्था में जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, या ये कहा जा सकता है कि जो शोषण और षड्यंत्र की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों ने मिलकर एक सामाजिक समझौता किया और उस समझौते के माध्यम से समस्त व्यक्तियों ने अपनी अधिकार और अपनी स्वतंत्रताएं जो है वो समस्त समाज के लिए समर्पित कर दी। और ये एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि संपूर्ण के लिए समर्पित किया। सभी समाज के सभी व्यक्तियों ने सभी के समक्ष अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकार समर्पित कर दिए और ये निर्धारित किया कि वो समाज की सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। सामान्य इच्छा के अनुसार जो है वो या सामान्य इच्छा के निर्देशन में वो कार्य करेंगे और सामान्य इच्छा के निर्देशन में कार्य करते हुए ही व्यक्ति जो है स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करेगा या स्वयं के व्यक्तित्व को वो प्राप्त करेगा। अर्थात व्यक्ति जो है अब अकेला नहीं रहा है, बल्कि वो समूह के रूप में अपने आप को देखेगा और समूह के रूप में ही वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा और समूह के रूप में ही वो जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। अर्थात वो अकेला व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि वो संपूर्ण में हो गया है या संपूर्ण का एक अंग हो गया है या संपूर्ण का एक अविभाज्य अंग हो गया है और वो उसकी शक्ति भी जो है अकेले की नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण के रूप में अपने आप को शक्ति प्राप्त करता है या अपने आप को एक समूह के रूप में वो देखेगा। फिर देखते हैं सामाजिक समझौते की विशेषताएं। सबसे पहले जो विशेषता है वो है रूसो के समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। अर्थात रूसो ने माना कि समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप हमारे सामने आते हैं। पहला रूप जो है कि वो प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत इकाई है तो उसका व्यक्तिगत रूप दिखाई देता है। दूसरा रूप जो होता है वो होता है उसका समूहगत व्यक्तित्व। अर्थात व्यक्ति जो है वो एक समूह का अविभाज्य अंग बन जाता है और समूह का अविभाज्य अंग होते हुए जो है वो समूह के साथ अपने अधिकारों और अपने स्वतंत्रता को प्राप्त करता है, अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो इस रूप में जो है व्यक्ति समूहगत व्यक्तित्व उसका दिखाई पड़ता है। अर्थात वो एक समूह के अविभाज्य अंग के रूप में वो कार्य करता है और अपने समाज को बनाए रखने, समाज के विकास के लिए जो है वो समूह का एक अविभाज्य अंग बनकर सामने आता है। दूसरी जो विशेषता है वो यह है कि इस समझौते के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी। अर्थात रूसो ने माना कि समझौते के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं को समर्पित कर देता है समाज के लिए, अपने अधिकारों को समाज के समक्ष समर्पित कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की स्वतंत्रताएं सीमित हो जाती है। उन्होंने माना कि व्यक्ति जो है बल्कि नैतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति करता है इस समझौते के माध्यम से और वो जो है पूर्ण स्वतंत्रता जिसको कहते हैं उसकी प्राप्ति करता है, क्योंकि समझौते के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि वो जनहित के लिए कार्य करे, स्वयं हित के लिए नहीं बल्कि सभी के हित के लिए कार्य करे। सामान्य इच्छा के लिए वो कार्य करेगा, सामान्य इच्छा की पूर्ति के लिए जो है कार्य करेगा। प्रत्येक उसका जो कार्य होगा वो सभी के हित के लिए होगा, सामान्य हित की पूर्ति के लिए होगा, नैतिक होगा। तो इस प्रकार से रूसो ने माना कि व्यक्ति समझौते के आधार पर जो है उसकी स्वतंत्रताएं या उसके अधिकार सीमित नहीं होते हैं, बल्कि वो पूर्ण
पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करता है, वो नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता इसी बात में निहित होती है कि वो अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे, सामान्य इच्छा के अनुसार वो है अपने कर्तव्य का पालन करे। इसी में व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब अपने कर्तव्य का पालन करता रहेगा तो सभी व्यक्तियों को उनके अधिकार जो है स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। ये एक राजनीतिक सिद्धांत है। तो इस आधार पर उसने भी ये कहने का प्रयास किया कि समझौते के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रताएं सीमित नहीं होती, बल्कि वो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करता है, पूर्ण नैतिक स्वतंत्रताएं वो प्राप्त करता है। आगे है फिर है समझौते के आधार पर सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। अर्थात रूसो ने माना कि समझौते के माध्यम से, सामाजिक समझौते के माध्यम से एक सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, और वो सामान्य इच्छा जो होती है वो सर्वोच्च होती है, और सभी व्यक्ति उस सर्वोच्च इच्छा के अधीन होते हैं, उस सर्वोच्च इच्छा के अनुसार वो कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सामान्य इच्छा होगी वही प्रभु होगी, वही संप्रभु होगी, वही राज्य होगी और वही शक्ति होगी। इसके पश्चात अगली विशेषता है निर्मित सामान्य इच्छा सदैव ही न्याय युक्त होगी। और रूसो ने यह भी माना कि ये जो निर्मित समझौते के माध्यम से निर्मित सामान्य इच्छा होती है वो सदैव ही न्याय युक्त होती है, वो सदैव ही जो है ऐसी होती है जो सभी व्यक्तियों के साथ न्याय करे, समाज में न्याय की स्थापना करे और सभी व्यक्तियों का हित करे। और इस सामान्य इच्छा का पालन करना सभी व्यक्तियों के लिए हितकर होगा, क्योंकि सामान्य इच्छा का अर्थ यह है कि ऐसी इच्छा जिसमें सभी व्यक्तियों का हित निहित हो। तो इस प्रकार से ये जो सामान्य इच्छा होगी वो समस्त समाज के लिए न्याययुक्त होगी और सभी व्यक्तियों का पालन जो है इसमें इस इच्छा को जो है वो न्याययुक्त बनाएगा, या सभी व्यक्ति जब इसका पालन करेंगे तो समाज में न्याय की स्थापना होगी। अगला है मनुष्य की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन। अर्थात सामान्य इच्छा के माध्यम से मनुष्य की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन ये होता है कि सभी व्यक्ति जो है समिष्ट का एक हिस्सा बन जाते हैं। सभी व्यक्ति जो है प्राकृतिक अवस्था में जो असमानता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और जो अन्याय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसके स्थान पर सभी व्यक्ति जो है एक न्यायपूर्ण समाज में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, एक ऐसे समाज में अपना जीवन व्यतीत करेंगे जिसका उद्देश्य सामान्य हित है, जिसका उद्देश्य जो है सभी का उत्थान है, सभी का उद्भव करना है। इस संदर्भ में रूसो का कहना है कि जो कुछ समझौते में मनुष्य खोता है वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को पाने की असीमित अधिकार। जो कुछ वह पाता है वह है सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी वस्तुओं पर स्वामित्व। अर्थात रूसो ने स्पष्ट किया है कि समझौते के माध्यम से यदि कोई परिवर्तित चीज़ हुई है तो वो ये हुआ है कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था की जो स्वतंत्रता थी, उसको जो समानता की स्थिति प्राप्त थी, वो उसको खोता है और किसी भी चीज़ को पाने की असीमित शक्ति को या असीमित अधिकार को वो खो देता है। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी और सृष्टि में जो भी वस्तुएं उपलब्ध है उन वस्तुओं को प्राप्त करने का असीमित अधिकार उन्हें प्राप्त था। तो समझौते के माध्यम से इस असीमित अधिकार को खोकर वो जो क्या प्राप्त करता है, वो प्राप्त करता है कि वो सामाजिक स्वतंत्रता की प्राप्ति करता है और अपनी वस्तुओं पर स्वामित्व प्राप्त करता है। अर्थात अब जो है वो द्वेष या संघर्ष या षड्यंत्र की स्थितियाँ नहीं रहेगी, बल्कि व्यक्ति जो है सामाजिक स्वतंत्रता के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करेगा, सामाजिक समानता वो प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ अपनी वस्तुएं जो है उसको खोने का डर उसको नहीं रहेगा, बल्कि अपनी वस्तुओं पर स्वामित्व वो प्राप्त कर लेगा। अर्थात समाज में जो संघर्ष या जो षड्यंत्र की स्थितियाँ थी वो समाप्त हो जाएगी और व्यक्ति अपने चीज़ों को जो है स्वयं का स्वामित्व वो प्राप्त करेगा और अपनी चीज़ों को या अपनी वस्तुओं को जो है वो उसका खुलकर प्रयोग करेगा। फिर है रूसो केवल सामाजिक समझौते को स्वीकार करता है, राजनीतिक समझौतों को नहीं। अर्थात रूसो जो है इस समझौते के माध्यम से एक ऐसे समाज की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्ति जो है सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, सभी व्यक्ति नैतिकतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, सभी व्यक्ति समानतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और स्वतंत्रतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। वो किसी प्रकार की राजनीतिक समझौते की बात नहीं करता। अर्थात वो इस समझौते के माध्यम से किसी प्रकार की सरकार की स्थापना नहीं करता और ना ही वो किसी राजनीतिक समझौते की बात करता है। तो इस प्रकार से
रूसों ने जो है एक ऐसे समझौते के माध्यम से राज्य या सरकार की स्थापना नहीं करी, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना करी है जो समाज जो है सामान्य इच्छा के अनुसार नैतिकतापूर्ण या न्यायपूर्ण जो है व्यवस्था की स्थापना करता है। अगली जो बात है वो है कि रूसों के समाज या राज्य की सर्वोच्च शक्ति सामान्य इच्छा है, जो असीमित है, अविभाज्य है, विधि का स्रोत है और आदर्श होती है। अर्थात रूसों ने माना कि जो समाज की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो होगी सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा जो है वो असीमित होगी, अर्थात सभी व्यक्तियों की इच्छा होगी और सभी इच्छाओं को जो है उसमें सम्मिलित किया जाएगा। अविभाज्य होगी, मतलब वही संप्रभुता की तरह इसको मान सकते हैं अपन कि जिस प्रकार से संप्रभुता असीमित, अविभाज्य और विधि का स्रोत होती है, तो सामान्य इच्छा जो है वो संप्रभु इच्छा होगी या ऐसी इच्छा होगी जिसको न तो बांटा जा सकता है और ना ही उसकी कोई सीमाएं निर्धारित की जा सकती है। और सामान्य इच्छा के अनुसार जो है सामान्य इच्छा विधि का स्रोत भी होगी और आदर्श भी होगी। अर्थात सामान्य इच्छा के अनुसार जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो कार्य करेगी और सामान्य इच्छा का पालन करते हुए उसको आदर्श रूप में मानते हुए वो संस्थाएं कार्य करेगी। फिर है निष्कर्ष। निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार रूसों के समझौते के द्वारा उस लोकतंत्रीय समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है और शासन कार्य सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है। अर्थात निष्कर्ष तौर पर रूसों ने ऐसे लोकतंत्रीय समाज की स्थापना करी जिसमें जो है शासन संप्रभुता जो है वो सामान्य इच्छा में निहित होगी या सामान्य इच्छा के अनुसार जो है शासन संबंधी कार्य होगा और सभी के हित के लिए, सभी के न्याय के लिए, नैतिकता के अनुसार कार्य होगा। तो इस प्रकार इन्हीं कारणों से जो है रूसों को सब लोकतंत्र का या प्रजातंत्र का संदेशवाहक कहा जाता है। ये हो गया आज का आपका टॉपिक। अब मैं एक बार आपको सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।